गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी करने में व्यस्त हैं। आज टेंस में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे टेंस की एक नई चीज को। आप लोगों को पता है कि इससे पिछले सेशंस में हम टेंस को आइडेंटिफाई करना और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन से टेंस को हम कब यूज करते हैं, किस टेंस का हम कब यूज करते हैं, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, सबसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था कि जानना कि टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके एग्जाम में टेंस से रिलेटेड हमेशा चीजें रहती हैं। एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं टेंस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, क्योंकि जो वर्ब होती है, वर्ब का फॉर्म ही टेंस कहलाती है, वर्ब की फॉर्म को ही हम टेंस कहते हैं। और जो वर्ब होती है वो किसी भी सेंटेंस का हार्ट कहलाती है। जैसे हमारा दिल होता है ना, ऐसे ही जो सेंटेंस का दिल है वही क्या होता है, वो वर्ब होती है। और बिना दिल के हम जैसे काम नहीं कर सकते, तो ऐसे ही बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता। तो इसलिए वर्ब की फॉर्म हमारे हमेशा काम आती है। और आज हम टेंस सीखने की जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे टेंस, एक नए टेंस को। अब उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पेन ये है, हम पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी होंगी, क्योंकि देखिए हमने जो एक्शंस पढ़े थे उनकी टोटल 4 स्टेट होती है, यानी टोटल 4 स्टेट ऑफ एक्शंस होती हैं। पहला इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन, दूसरा कंप्लीट स्टेट ऑफ एक्शन, तीसरा इनकम्प्लीट स्टेट ऑफ एक्शन, और जो चौथी थी वो थी कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों। यानी जब हमें इस तरह की चीज को दिखाना हो कि कोई चीज कंप्लीट भी है और कोई चीज इनकम्प्लीट भी है, तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम रीडिंग अ बुक। अब ये इनकम्प्लीट एक्शन है। क्यों है ये इनकम्प्लीट एक्शन? क्योंकि अगर हम इसकी वर्ब की फॉर्म को देखें, जो इसमें वर्ब यूज हुई है, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखी है। और जब भी आईएनजी फॉर्म इज एम आर के साथ लिखी हो तो वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होता है, ये आपको पता है। ठीक। अब यहां इनकम्प्लीट स्टेट ऑफ एक्शन तो हमने दिखा दी, लेकिन हमें कंप्लीट भी तो दिखानी है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी एक्शन को लिखेंगे, किसी सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखेंगे, तो हम ये दिखाएंगे कि उस सेंटेंस में कही गई बात कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों तरह के एक्शंस को बता रही है। यानी जो सेंटेंस में लिखी गई एक्टिविटी है, जो इवेंट है, जो काम है, वो कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है। अब अगर हम देखें तो मान लीजिए यही एक सेंटेंस है, आई एम रीडिंग अ बुक। अब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अब हमें इसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखना होगा तो हम क्या काम करेंगे? तो हम कैसे इनकम्प्लीट तो हमने दिखा दिया कंटीन्यूअस टेंस लिख के, लेकिन परफेक्ट यानी इनकम्प्लीट कैसे दिखाएंगे इस एक्शन को? तो फिर उसके लिए हमें टाइम लिखना पड़ेगा। इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा? टाइम लिखना पड़ेगा कि ये एक्शन कितनी देर के लिए कंप्लीट है। तो अब अगर मैं ये देखो लगा तो मैंने लिखा आई एम रीडिंग अ बुक। अब मैंने लिख दिया सिंस 9 या सिंस 8 AM। अब हमने इसके साथ एक टाइम लिख दिया सिंस 8 AM। अब जब हमने इनकम्प्लीट एक्शन के साथ एक टाइम मेंशन कर दिया, लिख दिया, अब जो ये टाइम हमने लिख दिया, ये टाइम एक कैसा एक्सप्रेशन है हमें ये पता करना है।
अब अगर हम देखें तो हमने जब सिंस के साथ एक टाइम लिखा है और सिंस रेफर करता है, एक सिंस प्रीपोजिशन होती है। मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी ये मत सोचना कि कुछ समझ नहीं आया सर, अभी बस फ्लो में चीजों को सुनना है आपको। आप ना एट द एंड ऑफ क्लास ये कंक्लूजन निकाला करो कि हमें कुछ समझ नहीं आया या आ गया। जब मैं चीजें समझा रहा हूं ना, बीच में आधी अधूरी चीजें सुनकर ये मत कंक्लूड किया करो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा या कम आ रहा। धीरे 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 पता भी नहीं चलेगा आपको कि आप कब सीख जाओगे। ठीक, तो अब मैं आपसे अगर बताऊं तो जो ये सिंस होता है ये प्रीपोजिशन होता है, और ये सिंस और प्रीपोजिशन ये बताते हैं कि कोई एक्शन, सॉरी सिंस प्रीपोजिशन ये बताती है कि कोई एक्शन कहीं से स्टार्ट हुआ है पास्ट के पॉइंट से। यानी अब हम इसकी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ये इनकम्प्लीट है, मतलब ये एक्शन ऑन गोइंग है, टेम्परेरी चल रहा है। यानी एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ, अभी बीच में है और कहीं जाके खत्म होगा। अब ये किस पॉइंट से शुरू हुआ है ये हमने बता दिया। अब ये सिंस 8 पीएम से शुरू हुआ है। अब जब तक हम इसकी बात कर रहे हैं तब तक तो ये कंप्लीट हो गया। यानी मान लीजिए अगर हम इसकी बात आज सुबह 9 बजे कर रहे हैं तो 8 बजे से मैं बुक पढ़ रहा हूं और 9 बज गए, यानी 1 घंटे ये एक्शन कंप्लीट है। और 1 घंटे, सॉरी अब आगे कितनी देर पढ़ूं ये अभी नहीं पता, लेकिन कुछ देर बाद पढ़नी बंद कर दूंगा। तो अगर हम देखें तो यहां हमने सिंस प्रीपोजिशन के बाद एक टाइम एक्सप्रेशन लिखा। अब हमने सिंस के साथ जब टाइम एक्सप्रेशन लिखा तो इससे हमें यह पता चल गया कि ये एक्शन कुछ देर के लिए कंप्लीट है और कुछ देर के लिए आगे जाके अभी कंटिन्यू है और आगे जाके कहीं खत्म हो जाएगा। तो इस प्रीपोजिशन के साथ जब हमने टाइम एक्सप्रेशन लिखा तो वो टाइम एक्सप्रेशन ने हमें यह बता दिया कि ये एक्शन कंप्लीट भी है और अभी ऑनगोइंग भी है। तो जो ऐसे एक्शन होते हैं जो टेम्परेरली गोइंग ऑन होते हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, तो वो सारे कहां लिखे जाते हैं बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अभी कहोगे कि सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी कोई क्लास खत्म थोड़ी ना हो गई, या अभी कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई स्टार्ट भी नहीं हुआ बेटा। अभी आपने कहीं लिखा हुआ देखा है? अच्छा, आज अगर इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर मैं स्टार्ट करता बेटा, तो क्या आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई नहीं देता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? क्योंकि अब से पिछली क्लासेस में जो जो मैंने टेंस डिस्कस किए हैं मैंने वो सारे मेंशन किए हैं ना, सारों का लिखा है ना नाम, इसका नहीं लिखा, तो इसका मतलब अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया ठीक से। अब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वो एक्शन एक डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए कंप्लीट भी दिखाना है और अभी ऑनगोइंग है वो भी दिखाना है। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे एक्शन को हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप ये कह लीजिए, आप वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का। यानी एक्शन कुछ देर के लिए कंप्लीट है, वो टाइम लिखना पड़ेगा उसके साथ। मान लीजिए अगर ये सेंटेंस इतना लिखा था, इसके साथ टाइम नहीं लिखा था, अब जब टाइम ही नहीं लिखा तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस सही हो गया। लेकिन अब हमने इसका टाइम कंप्लीट कर दिया। देखिए हमने क्यों लिखा? मान लीजिए सर ये कहोगे हम तो कंप्लीशन ना दिखा रहे टाइम लिख के, हम तो ऐसे ही क्या ये लिख दे। आप लोगों का कुछ में से ये डाउट होगा कि सर इसे लिखने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बेटा फर्क पड़ता है। एक एक सेंटेंस में मीनिंग, सेंटेंस में कब मीनिंग क्या हो जाए पता भी नहीं चलता। और देखिए मैं आपको कुछ आगे ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट से पहले लिख लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है मीनिंग पर, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट, जैसे ये लिखा राम गेव अ बुक टू मी, राम गेव मी अ बुक, और अ बुक was
गिवन देखिए इतने रहने दीजिए, इसका थोड़ा सा मैं अभी बात को समझाऊंगा आपको। अभी फिलहाल देखिए इतना देखिए। अब जो ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, आपको लग रहा होगा कि इन दोनों के मीनिंग में क्या ही फर्क है, बट एक्चुअल में कौन सा सेंटेंस कब बोला जाना है। अभी आपको लग रहा होगा दोनों का मतलब तो सेम ही है, लेकिन यहां दोनों का मतलब सेम है लेकिन सिचुएशंस अलग है। जैसे मान लीजिए राम है, राम ने बुक दी है, राम एक व्यक्ति है, ठीक। और मान लीजिए कहीं आप क्लास में हो, मान लो आप, देखिए बेकार की चीज है, मैं आपके साथ डिस्कस इसीलिए कर रहा हूं कि हर एक चीज लिखने का इंग्लिश में सेंस है। हमने अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया है, हमने कुछ चीज अगर डिजाइन की है, तो उसका इंग्लिश में कुछ ना कुछ जरूरत है। हर चीज इतनी आसान नहीं है बेटा, हर चीज ऐसा नहीं है कि आप उसको सेपरेटली कहीं भी डिवाइड कर दोगे। चीजें लिंक हैं, चीजें जानना जरूरी है। जब तक आप सिचुएशंस नहीं जानोगे, कॉन्टेक्स्ट नहीं जानोगे, चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन जानना जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के लिए ये सेंटेंस लिखे हैं। मैं आपको बस बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि बेटा स्ट्रक्चर चेंज होते, मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। अब एक क्लास है, अब क्लास में मान लीजिए राम भी है। अब हमने खड़ा करके पूछा कि राम को बुक किसने दी, तो राम ने बुक किसे दी है भाई। मान लो आप, मैं टीचर हूं, आप लोग इतने सारे क्लास में बच्चे हो, तो मैंने कहा कि राम ने किसको बुक दी है। तो हमने, एक बच्चे ने खड़ा होकर बोल दिया कि राम गेव अ बुक टू मी। यानी ध्यान रखना, सेंटेंस के जो शुरू में होती है वो ओल्ड इंफॉर्मेशन होती है, और जो सेंटेंस हम बढ़ते बढ़ते आगे चले जाते हैं ना, तो यानी सेंटेंस के लास्ट में सारी न्यू इंफॉर्मेशन लिखने, ये एक वे ऑफ राइटिंग है। अब कुछ लोग कहोगे सर ये क्या बात हुई, जो लोगों को मानना है मत मानो, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी यही है। लैंग्वेज हमने क्यों बनाई है? अच्छा आप खुद बनाओ, आप खुद सोचो लैंग्वेज बनाई क्यों गई है। लैंग्वेज हमने बनाई ही इसलिए है कि हम अपना मीनिंग एक्सप्रेस कर पाए, और मीनिंग का मतलब होता है सिचुएशन, यानी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें चाहिए। लेकिन कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो सेम होते हैं शब्दों में, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता। अब देखो, मान लो हमने पूछा राम से कि भाई राम ने बुक दी है, किसे दी है तुम में से, लाओ मुझे दो वो बुक। मान लो मुझे राम कोई, मैंने अपनी बुक राम को दी थी। अब राम ने वो बुक बच्चे को दे दी कि सर को दे देना, अब वो भूल गया। तो मैं पूछ रहा हूं भाई किससे दी थी, राम ने किसको बुक दी थी। अब एक बच्चा खड़ा होकर गया कि सर राम गेव अ बुक टू मी, कि राम ने मुझे दी थी बुक, ठीक। तो हम यहां क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो लास्ट में है ना इंफॉर्मेशन, अब हम ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या दिया, हमने ये जानने में इंटरेस्टेड है कि किसे दी, और जिसे दी हमने वो लास्ट में लिख दिया। अब मान लो मुझे ये कहना था कि राम एक लड़का है, और मुझे पता है कि क्लास में मान लो एक बच्चा है, और मैंने उसको देते हुए देख लिया। मान लो राम है और उसका एक दोस्त है, अब वो उसको कुछ चुपके से दे रहा था। अब मैंने वो देख लिया, तो मैंने खड़ा करके पूछा भाई क्या दिया था राम ने, तो राम गेव मी अ बुक, कि राम ने मुझे एक बुक दी है। तो तुम ये देखो कि एक चीज इधर से उधर करने पर वर्ड वही है, हर चीज वही है, तुम्हें मीनिंग भी सेम लग रहा होगा, लेकिन हमने यहां अ बुक क्यों लिखी? क्योंकि हमें पता है कि जो इंफॉर्मेशन हमें जाननी होती है, या जिस इंफॉर्मेशन को हमें एम्फेसाइज करना होता है, हम उसको लास्ट में लिखते हैं। यानी शुरू में हम ओल्ड इंफॉर्मेशन लिखते हैं, और जैसे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे नई नई इंफॉर्मेशन ऐड करते चले जाते हैं। जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, माय नेम इज हसीब, ये आई एम अ टीचर, या आप जो भी हो, स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। यानी पहले शुरू में जो थी वो ओल्ड इंफॉर्मेशन होंगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे आपके बारे में नई इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे ही सेंटेंस, ऐसे ही लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है बेटा, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। और यही तो मैं, देखो अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे कितनी बार कहता हूं, पहले ही मैंने आपसे कहा है, आप कोचिंग्स वगैरह क्यों लेते हो, आप किसी से क्यों पढ़ रहे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, यहां अपना टाइम लगा रहे हो, आ रहे हो, डेली क्लासेस ले रहे हो, सीख रहे हो, तो आप किस लिए ले रहे हो? आप जो बुक में लिखा है वही पढ़ने के लिए। तो मैं कहूंगा आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। आप खुद बुक खरीदो, उसमें से पढ़ लोगे,
हम यहां इसीलिए आते हैं क्योंकि हम चीजों को वैसे सोच नहीं पाते, हम चीजों को समझ नहीं पाते, हम चीजों को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो उस वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं या ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं कि हम भी एक क्रिएचर बन जाएं जो थिंक कर सके, सोच सके, चीजों को समझ सके, अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सके, चीजों को सही से समझना आ जाए, सिचुएशन को ठीक से समझना आ जाए। अब मान लीजिए जो रूल लिखे हैं मैं आपको वो तो पढ़ाता ही हूं, लेकिन मैं आपको वो चीजें दिखाता हूं जो बुक में नहीं दी होती, जो एक रियल आदमी खुद एक्सपीरियंस कर सकता है अगर सोचे तो। लेकिन हमारे पास सोचने के लिए टाइम नहीं है, हमें बस रीलें चटकानी है, शॉर्ट्स देखने हैं, डांस देखने हैं 30-30 सेकंड के, अंजलि अरोरा की वायरल वीडियोस देखनी है। ये चीजें कभी नहीं सोचते हम। तो बेटा इन चीजों पे ध्यान दो, सोचने पे। अब अगर हम देखें तो आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, सेंटेंस लिख दिया। अब हमने ये लिखा सिंस 8 AM, तो ये हमें लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमें कॉन्टिन्यूअस ही दिखाना होता, हमें इनकम्प्लीट ही एक्शन दिखाना होता, तो हम क्या केवल इतना नहीं लिख सकते थे? हम तो इतना ही लिख देते साहब। हम आगे सिंस 8 AM या PM क्यों लिखते? ये टाइम इसके साथ क्यों मेंशन करते? तो यहां टाइम मेंशन करने का हमारा मतलब है कि हम ये एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम ये नई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन है वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था। अब वो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था और जहां हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब इतना उसने कंप्लीशन हासिल कर लिया है, यानी वो एक्शन कंप्लीट है उतनी ड्यूरेशन के लिए, जहां से वो स्टार्ट हुआ वहां से 8 AM से, और जब हम उसकी बात कर रहे हैं 9, 10 या 20 AM पर, यानी 1 घंटा 20 मिनट का वो कंप्लीट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उसकी एक स्टेट ऑफ कंप्लीशन भी मौजूद है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस भी है। तो अब हमें अगर कॉन्टिन्यूअस ही लिखा रहने दोगे तो इसका मतलब ये एक्शन इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, और अगर परफेक्ट लिख दोगे तो ये कंप्लीट, सॉरी, अगर आप कॉन्टिन्यूअस लिख दोगे तो ये इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, और अगर परफेक्ट टेंस में इसको लिख दोगे तो ये कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन हमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों दिखाना है अब, और दोनों कौन दिखाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम लिख देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम यहां लिखेंगे आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 8 AM। इतना समझ आया? अब देखिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से टाइम एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर लिख दे तो वो टाइम एक्सप्रेशन वहां पर हमें बताते हैं कि ये एक्शन कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं यस्टरडे लिखा हो तो इसका मतलब वो पास्ट का इवेंट है, पास्ट इंडेफिनिट में लिख दो। जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कुछ वर्ड बताए थे, सो फार, टिल नाउ, रिसेंटली, करेंटली, ये वाले जो थे, तो ये सारे वर्ड जहां लिखे हों तो आप समझ जाना कि यहां पास्ट का एक्शन प्रेजेंट में इफेक्टिव है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको लिखना है। तो ऐसे कौन से टाइम एक्सप्रेशन हैं जो हमें ये बताएंगे कि हमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट यहां दोनों चीजें दिखानी है। जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यानी एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी एक्शन को, एक्टिविटी को, किसी इवेंट को जिसके साथ वो लिखे हैं उसको वो फ्रीक्वेंट बना देते हैं। जैसे मैंने कहा ऑलवेज हमने किसी एक्शन के साथ लिया, मैं हमेशा खाता हूं, यानी मैंने हमेशा मेंशन कर दिया, यानी खाना खाने का एक्टिविटी, एक्शन ये हम हर रोज होने वाला है। मैं अपने मामा के घर कभी कभार जाता हूं, तो इसका मतलब यह है जो कभी कभार एडवर्ब है वो ये बता रहे कि ये एक्शन फ्रीक्वेंट है लेकिन कम है इसकी फ्रीक्वेंसी। बारिश यहाँ रोज पड़ती है, यूजुअली ज्यादातर बारिश पड़ती है, जनरली बारिश पड़ती है, ऑलवेज बारिश पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो यहां हमारा एडवर्ब लिखने से मतलब है कि हमने बारिश होना एक एक्शन है, उस एक्शन को फ्रीक्वेंट बना दिया। तो ऐसे ही कोई टाइम एक्सप्रेशन ऐसे भी तो होंगे
जो हमारे एक्शन को कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों बना देंगे, जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों दिखा देंगे। यानी जिनके सेंटेंस में लिखते ही हमें यह पता चल जाएगा कि अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखना है। ठीक, जैसे हमें यस्टरडे का पता चल गया था, लास्ट डे, लास्ट नाइट, तो इन सारे एक्शन से हमें पता चल जाता कि एक्शन में पास्ट की बात चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट चिपका दो। तो ऐसे ही कुछ टाइम एक्सप्रेशन होंगे जिनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखेंगे या परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखेंगे। आप जनरली ऐसे समझ लो, अभी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैं आपको बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखते कब हैं। उसके बाद वो टाइम एक्सप्रेशन जब मेंशन करें कि ये कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों दिखा रहे हैं हम, तभी हम क्या लिखेंगे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अन्यथा कोई और लिखना है टेंस, या तो पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस या फिर परफेक्ट, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ निश्चित टाइम एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो हमें ये बताएंगे कि एक्शन कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों है। फिर कंप्लीशन और इनकम्प्लीशन दोनों दिखाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक ऐसा टेंस लिखना पड़ेगा जो ये दोनों दिखाता हो। और ये दोनों कौन सा टेंस दिखाता है, आप ही बताओ मुझे। बस हम लिख देंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस, और बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट की करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर की करेंगे तो उसका हम फ्यूचर में देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब मैं आपसे इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा हूं कि टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन लिखा होगा जी, तो ये है क्या भला? असल में टाइम एक्सप्रेशंस है क्या? अच्छा, यहां एक्सप्रेशन से हमारा क्या मतलब है? तो यहां एक्सप्रेशन से मतलब होता अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति क्या होती है? अब ये तो मैंने आपको इंग्लिश से हिंदी बता दी, अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि ना जैसे मैंगो, मैंगो मतलब क्या होता है? मैंगो मतलब आम, आम का मतलब क्या होता है? आम मतलब मैंगो। अरे भाई, ये हिंदी ट्रांसलेशन है। एक्चुअल में मैंगो इज अ फ्रूट दैट इज यूज्ड, यूजुअली जो आपको उसके बारे में क्वालिटी बतानी पड़ेगी कि कब पैदा होता है, कैसा लगता है, वो बताओगे तो वो चीज मैंगो का मतलब निकलेगी। तो ऐसे ही एक्सप्रेशन का मतलब अभिव्यक्ति कहना ठीक मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी आप सोच लेना। अब एक्सप्रेशन कहते हैं कि जिसको देखकर हमें पता चल जाए या जिसके थ्रू हमें कुछ दिखाना हो। यानी जब हमने टाइम एक्सप्रेशन के लिखकर कुछ बताना चाहें तो वो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स टाइम एक्सप्रेशन कहलाते। यानी जब हम वर्ड का यूज करें और ऐसे वर्ड का यूज करें जो टाइम को एक्सप्रेस करते हो, टाइम को बताते हो, तो वो सारे कहलाते हैं टाइम एक्सप्रेशन। अब कुछ टाइम एक्सप्रेशन में से ऐसे टाइम एक्सप्रेशन हमें पढ़ने हैं जो हमें ये बताएंगे कि एक्शन परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, इंडेफिनिट में, या कैसे। सारे टाइम एक्सप्रेशन एक साथ पढ़ेंगे हम। आज हमें क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में टाइम एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइम एक्सप्रेशन को जानने की। तो देखिए क्या लिखा है, अगर हम एज अ डेफिनेशन पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पे, मैं पढ़ता हूं। टाइम एक्सप्रेशंस, टाइम एक्सप्रेशन जो होते हैं आर वर्ड्स, वो वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं दैट टेल अस, जो हमें बताती हैं व्हेन, हाउ ओफन, हाउ लॉन्ग और इन व्हाट ऑर्डर समथिंग हैपन। यानी कि कोई एक्शन कब हुआ है, कितनी देर तक हुआ है, किस मैनर में हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हमें बताएं वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं टाइम एक्सप्रेशन। दोबारा से रिपीट करता हूं कि ऐसे वर्ड्स या ऐसी फ्रेजेस जो हमें ये बताएं कि कोई एक्शन कितनी देर तक हुआ है, किस समय हुआ है, यानी कब हुआ है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट यानी अपकमिंग मॉर्निंग, या नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे। यानी वो एक्सप्रेशन जो हमें बताएं कि कोई एक्शन कब हुआ है, कितनी देर तक हुआ है, 2 घंटे, 15 मिनट, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 10 साल, यानी कितनी उसको टाइम है,
मैं 10 साल के लिए यहाँ हूँ, मैं 5 साल के लिए यहाँ हूँ, मैं 3 घंटे के लिए नानी के घर गया था, मैंने 2 घंटे में खाना खाया, मैं 15 मिनट में कोचिंग से चला गया। यानी हमने ये बता दिया कि कोई एक्शन कितने टाइम तक वैलिड था। तो ऐसे वर्ड, ऐसी फ्रेजेस जो हमें ये बताए कि एक्शन कब हुआ, कितने टाइम के लिए हुआ और किस मैनर में हुआ, आप समझ लेना। और किस ऑर्डर में, पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ, तो वो सारे वर्ड कहलाते हैं टाइम एक्सप्रेशन। अब समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको जब समझाऊंगा तब समझ आएगा। जैसे कि पढ़ें, दे लिंक टू वर्ब टेंसेस टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, हेल्पिंग स्पीकर एंड राइटर टू क्लेरिफाई टाइमिंग सच एज एगो विद द पास्ट टेंसेस, नेक्स्ट विद द फ्यूचर टेंसेस। अब देखिए क्या लिखा है, अब मैंने आपको ये बता दिया है पहली ही क्लास में कि टाइम डिसाइड द टेंस। तो ऐसे टाइम एक्सप्रेशन जो हमें टेंस को डिसाइड करने में मदद करते हैं, वो भी सारे ऐसे वर्ड्स जो हमारे टाइम को एक्सप्रेस करके टेंस को डिसाइड करने में मदद करते हैं, वो सारे वर्ड भी टाइम एक्सप्रेशन कहलाते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, वो वर्ड जिनको देखकर हमें ये डिसाइड करना हो गया या हमें ये पता चल गया कि इस एक्शन का टाइम क्या है, और टाइम के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड द टेंस, तो इसका मतलब हमने टेंस भी डिसाइड कर लिया टाइम को देखकर। तो यहां वही लिखा है जो वर्ब टेंसेस को प्रोवाइड करती हैं कॉन्टेक्स्ट, यानी एक मीनिंग, कि ये टाइम एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि ये एक्शन प्रेजेंट का है, और ये टाइम एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि ये एक्शन फ्यूचर का है। जैसे एगो, अब एगो अगर किसी सेंटेंस में लिखा है तो हमें एगो देख के ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है, तो हम समझ गए कि अब हमें टेंस कौन सा यूज करना, पास्ट का। तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट देने में भी मदद करते हैं कि हमें कौन सा टेंस यूज करना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद टाइप ऑफ टाइम एक्सप्रेशन। अब टाइम एक्सप्रेशन होते कितने प्रकार के हैं, अब देखिए अगर हम टाइम एक्सप्रेशन के टाइप की बात करें तो ये इतने तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं, जितने आप सोच भी नहीं सकते ना, बहुत सारे हैं। लेकिन जो हमारे एग्जाम में आते हैं ना वो कम होते हैं बहुत, और जो आपके एग्जाम में आते हैं वो कहीं ना कहीं मैंने यहां लिख दिए। जैसे कि टाइम एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी बाइट कर देते हैं कि मान लो वो किस टाइम को रेफर कर रहे हैं, अगर वो पास्ट के टाइम को रेफर कर रहे हैं तो वो पास्ट के टाइम एक्सप्रेशन, जो प्रेजेंट के टाइम को रेफर करे वो प्रेजेंट के टाइम एक्सप्रेशन, और जो फ्यूचर को रेफर करे वो फ्यूचर टाइम को रेफर करने वाले टाइम एक्सप्रेशन। जैसे यस्टरडे आपको समझ आ गया कि कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है, लास्ट वीक से भी पास्ट की बात हो रही है, एन आवर से भी पास्ट की बात हो रही है, अ लॉन्ग टाइम्स एगो से भी पास्ट की बात हो रही है, इन द 1990s, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। रिसेंटली, देखिए इसमें रिसेंटली गलत हो गया, है तो बात पास्ट की ही, लेकिन रिसेंटली हमें पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों हो जाता है, ठीक। अगर मैं नाउ की बात करूं तो ये प्रेजेंट हो गया, एट द मोमेंट ये भी अभी, एट द मोमेंट इस समय, करंटली, दीज डेज, एट प्रेजेंट, राइट नाउ। फ्यूचर मतलब टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, लेटर, इन द फ्यूचर, शॉर्टली। अब देखिए कुछ टाइम एक्सप्रेशन जो होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को भी दिखाते हैं, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए। पॉइंट, मंडे, अगस्त, कोई पर्टिकुलर डे, कोई पर्टिकुलर मंथ, कोई पर्टिकुलर ईयर, उनको हम बोलते हैं पॉइंट। अब देखिए कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जो सीक्वेंस को बताते हैं, वो होते बिफोर, आफ्टर, देन, नेक्स्ट, आफ्टर में, बाय द टाइम। अब कहो सर समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो मैं कहूँगा हाँ ये तो इतना कठिन हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे कि अब हमें इन्हें ऐसे नहीं देखना, हमें ऐसे इनको देखना ही नहीं है। जो हमने पढ़ लिया, जो हम जानते हैं, ये अच्छी बात है, ये आप जानते हो, आपको मैंने पहले इंट्रोड्यूस करा दिया है इसको, लेकिन उतने पे भी कह रहा हूं मैं कि टाइम एक्सप्रेशन को आज के बाद ऐसे मत देखना, क्योंकि ये तरीका टाइम एक्सप्रेशन को देखने का है कि आप उनके द्वारा टाइम को देख रहे हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को, कि किस टाइम के वो टाइम एक्सप्रेशन है। एक बात, यानी पहले हमने ये पढ़ ली, ये एक बात है, लेकिन इससे नेक्स्ट लेवल की बात क्या है कि जो टाइम एक्सप्रेशन होते हैं वो इससे भी अलग
तरह से कैटेगराइज्ड किए जा सकते हैं। अब वो कैसे, और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैसे, कि जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी टाइम को जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं, वो वर्ड दो तरह के होते हैं। यानी दो तरह के टाइम एक्सप्रेशन होते हैं, या तो पॉइंट या फिर ड्यूरेशन को रेफर करने वाले। पॉइंट को रेफर करने वाले या फिर ड्यूरेशन को रेफर करने वाले। अब देखिए पॉइंट का मतलब क्या होता, पॉइंट का मतलब होता है अ टाइम दैट इज फिक्स्ड एट द मिनिमल ऑफ टाइम। लेकिन कहोगे सर समझ नहीं आ रहा, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट चीज को, यानी जो हमें एकदम डेफिनेट चीज को बताए, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट। जैसे मैंने कहा 5 o'clock। अब जैसे 5 o'clock आपने सुना तो आपको एक एग्जैक्ट टाइम पता चल गया कि 5 o'clock। जैसे मैंने कहा 4:20 PM, तो आपने ये अंदाजा लगा दिया कि 4:20 PM इज अ एग्जैक्ट टाइम, डेफिनेट टाइम। अगर मैं बात करूं संडे, तो मैंने फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि दिस इज द टाइम संडे। हमने ये बता दिया क्या, 15 अगस्त, यानी हमने 15 अगस्त इज अ पॉइंट। एक हमने डेफिनेट चीज बताई, जैसे हमें आजादी कब मिली। अब आजादी मिलना एक पॉइंट है, कब का है, कब मिली आजादी, व्हेन। तो एक डेफिनेट पॉइंट है, हमें पास्ट में आजादी मिली 15 अगस्त को। ठीक। अब जैसे मैंने 2002 किसी का जन्म हुआ है, तो जन्म का एग्जैक्ट जो ईयर है वो क्या है, एक पॉइंट क्या है बेटा जहां जन्म हुआ किसी का, वह 2002, तो 2002। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट होते हैं वो डेफिनेट टाइम को रेफर करते हैं, यानी हम उन्हें कैलेंडर पर या टाइम लाइन पर लिख सकते हैं। जैसे यस्टरडे इज अ टाइम पॉइंट, मार्च एक टाइम पॉइंट है, मॉर्निंग एक टाइम पॉइंट है, इवनिंग एक टाइम पॉइंट है, आफ्टरनून भी एक टाइम पॉइंट है, बर्थ, चाइल्डहुड, देन, लास्ट डे, लास्ट वीक। यानी टाइम एक्सप्रेशंस वो जो एक डेफिनेट टाइम को रेफर करे, पॉइंट कहलाते हैं। अब ये ड्यूरेशन क्या होती है, तो जो ड्यूरेशन होती है वो गैप बिटवीन द टू पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि 5 o'clock या 5 AM इज अ टाइम पॉइंट। अब मान लो दूसरा टाइम पॉइंट है 7 PM। अब अगर हम यहां देखें 7 AM ही लिख दो, तो अगर हम देखें गौर से, तो दो पॉइंट के बीच जो गैप है, अब हमें उसको भी तो दिखाना है, वो टाइम भी तो दिखाना है। तो जो इन दो पॉइंट के बीच का गैप है वो है 2 hours। तो गैप बिटवीन द टू पॉइंट्स वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है ड्यूरेशन। अब हमें यहां हमने लिख दिया 5 hours। अब 5 hours तो हमने लिख दिया। अब 5 hours एक ड्यूरेशन को बता रहा कि 5 घंटे। हमें पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की दूरी को ही ड्यूरेशन कहते हैं। 5 घंटे का मतलब यह होगा कि अगर कोई एक्शन मान लो 6 बजे स्टार्ट हुआ है 6 AM पर, तो मान लो 5 घंटे हुआ वो एक्शन, तो 11 AM तक होगा। अब ये इतनी सारे बीच की दूरी 5 hours कहलाया ये गैप। लेकिन अब हमने क्या काम किया, ये टाइम ना दे करके हमने क्या काम किया, सिंपली ये ड्यूरेशन ही दे दी। अब अगर गौर से देखो तो हम ये पता नहीं लगा पा रहे कि ये ड्यूरेशन कहाँ की है, किस समय की है, ये 5 से 7 के बीच की है, या मान लो ये 11 बजे से और मान लीजिए आपके 4 बजे तक की हो सकता है 2 बजे से 7 बजे तक की हो सकता है 1 बजे से 12 बजे से 5 बजे तक की हो। तो ये तो किन्हीं के भी बीच की हो सकती है। और जितना वो गैप होगा 5 घंटे का, दो टाइम पॉइंट के बीच जितना गैप 5 घंटे का आ जाएगा, ये उसी की ड्यूरेशन बन जाएगी। इसका मतलब ये इंडेफिनिट होते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते, हम इनको कहीं एक टाइमलाइन पे नहीं रख सकते। अगर आप कहोगे कि मान लो हम तो इसे ही मान रहे 12 PM पे कोई चीज शुरू हुई और 5 PM तक ये चीज चली, वेरी गुड, तो मैं कहूंगा, मैं तो ऐसा मानूंगा 10 AM पे शुरू हुई और 3 PM तक चली, ये भी तो 5 घंटे हैं। अब कोई तीसरा आके कहेगा कि नहीं मैं तो 1 PM से लेकर के 6 PM तक मानूंगा 5 घंटे को। तो अगर हम देखें तो हम इन्हें एक डेफिनेट
तरीके से अरेंज नहीं कर पा रहे, तो अब हम इन्हें सिंपली कह देंगे इंडेफिनिट। यानी ये इंडेफिनिट टाइम, जो इंडेफिनिट टाइम एक्सप्रेशन को रेफर करे वो सारे कहलाते हैं ड्यूरेशन। अब कहोगे सर समझ नहीं आया, बड़ा कठिन हो गया। तो ये पता मैंने आपको क्यों बताया है? ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आज तक जिस कंसेप्ट को आप रटते आए हो, आने वाले क्लासेस में जब मैं आपको उनको पढ़ाऊंगा एरर्स को, आप चुटकियों में सोल्व करोगे। तो बस आपको याद रखना है क्या, सिंपली जो मैंने आपको सिखाना था ना वो मैंने आपको सिखा दिया कि टाइम एक्सप्रेशन होते हैं दो तरह के, एक जो पॉइंट को रेफर करते हैं किसी, एक जो किसी ड्यूरेशन को रेफर करते हैं। अब मैंने फर्दर पॉइंट के बारे में बता दिया कि पॉइंट को टाइमलाइन पे डिफाइन किया जा सकता है और ये डेफिनिट टाइम एक्सप्रेशन होते हैं। पॉइंट जो भी होते हैं जितने भी, ये डेफिनिट टाइम एक्सप्रेशन होते हैं, और जितनी ड्यूरेशंस होती हैं यानी वो होती हैं इंडेफिनिट की, मतलब उनको फिक्स नहीं किया जा सकता कि कहां से शुरू कहां से खत्म। लेकिन हमें टाइम का पता है कि 5 PM मतलब 5 PM, यस्टरडे मतलब कल, मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग, इवनिंग मतलब इवनिंग, लास्ट डे मतलब लास्ट डे, आफ्टरनून मतलब आफ्टरनून, मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग। तो बेटा लेकिन 5 आवर्स का मतलब कौन से 5 आवर्स? आज के, कल के, परसों के। 15 मिनट आज के, 15 के, 10 घंटे बाद के 15 मिनट, 10 घंटे पहले के 15 मिनट, कौन से 15 मिनट? तो ये सारी चीजें, तो देखिए अभी आपको लगेगा सर क्या ही चीजें चल रही हैं, बड़ा आप तो, ये छोटी सी बात तो थी, आपने इसको कंफ्यूजिंग कर दिया। नहीं बेटा, अभी ना आप चीजों को मैंने यहां बता दिया। मैं आपको जब मैं यूज करना बताऊंगा ना, और जब मैं आपको सिखाऊंगा कि देखो इसके पीछे ये लॉजिक था, जैसा आपने सुना भी होगा, कोई अगर है तो, टाइम इमेमोरियल, आई लिव हेयर या आई एम लिविंग हेयर फ्रॉम स्लैश सिंस टाइम इमेमोरियल, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो वहां सिंस लिखेंगे या फ्रॉम लिखेंगे या फॉर लिखेंगे। तो वहां आपका ये कंसेप्ट मदद करता है कि अगर टाइम डेफिनिट है, मतलब हम पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं, तो सॉरी अगर हम टाइमलाइन पे डिफाइन कर देंगे तो वो पॉइंट बन जाता, और हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे तो वो क्या बन जाती है? ड्यूरेशन बन जाती है। सभी तो है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां डिसाइड होगा बेटा। अब मैं आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना करके आपको सिंपली जो मुझे आज बताना था वो ये था कि टाइम एक्सप्रेशन होते हैं दो तरह के। पहले टाइम एक्सप्रेशन वो होते हैं जो ऐसे टाइम को रेफर करते हैं जो कोई पर्टिकुलर पॉइंट को, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जो रेफर करें वो कहलाते हैं टाइम एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंट। एक ऐसे टाइम एक्सप्रेशन जो ड्यूरेशन को रेफर करें तो वो ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करने वाले टाइम एक्सप्रेशन कहलाते हैं ड्यूरेशन के टाइम एक्सप्रेशन। ठीक, अब हमने ये पढ़ लिया कि पॉइंट कौन कौन से होते हैं। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि ड्यूरेशन क्या क्या होती है। अब हमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता, अगर हम देखें लास्ट डे, लास्ट वीक, ठीक, लास्ट अ डे और लास्ट अ वीक। अब आपको लगेगा सर दोनों का मतलब तो सेम ही है, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट अ डे, लास्ट अ वीक। अब एक इसमें ड्यूरेशन है, एक इसमें पॉइंट है, ये कैसे? आपको देखना चाहिए था खुद, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये सीखना चाहिए था कि लास्ट अ डे और लास्ट डे, इन दोनों में तो अंतर है ही नहीं, मीनिंग सेम है। तो मैं कहूंगा इनमें अंतर है, और वो अंतर आपको दिखेगा अब जब मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब उस समझाने से पहले मुझे आपको इतना बताना है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेशन होते हैं वो व्हेन के रिप्लाई होते हैं, यानी कोई एक्शन कब हुआ, कब स्टार्ट होना शुरू हुआ, या कब से हो रहा है, या कब हुआ, यानी व्हेन के रिप्लाई। ठीक, और जो ड्यूरेशन होती है वो होती है हाउ लॉन्ग का रिप्लाई। हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय तक, कितनी देर तक, या कितने टाइम तक कोई एक्शन वैलिड था, या कोई एक्शन हुआ, या कोई एक्शन हो गया। ठीक, तो जो ड्यूरेशन टाइम एक्सप्रेशन होते हैं वो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होते हैं, यानी कितना, कितने समय तक, कितनी देर तक। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, यानी पॉइंट, ऐसे टाइम एक्सप्रेशन जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं व्हेन के रिप्लाई।
परफेक्ट। अब देखिए मुझे जो आपको मेन डिफरेंस समझाना था वो क्या था, वो मेन डिफरेंस मुझे समझाना था, ये देखिए जैसे लास्ट ईयर लिखा है ना मैंने, अब आपको मैं समझाऊंगा इसको आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहता हूं कि हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारे टाइम एक्सप्रेशन होते हैं वो दो तरह से कैटेगराइज्ड होते हैं, या तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं या ड्यूरेशन ऑफ टाइम होते हैं। यानी ऐसे टाइम एक्सप्रेशन जो पॉइंट हो और ऐसे टाइम एक्सप्रेशन जो ड्यूरेशन हो, यही दो तरह के टाइम एक्सप्रेशन होते हैं हमारे। ठीक, अब अगर हमें कोई पॉइंट का टाइम एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिल जाए, यानी कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ मिल जाए, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं सिंस। और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिल जाए, यानी टाइम की ड्यूरेशन मिल जाए, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं फॉर। अब अगर हम देखें तो यहां हमने लिखा ही हैज बीन विद अस सिंस 3 years नाउ। अब ये बताओ कि जो ये 3 years है ये बेटा क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो क्या होगा बेटा, ये डेफिनिट होगा और व्हेन का रिप्लाई होगा, यानी कब। लेकिन अगर हम देखें तो 3 years ड्यूरेशन है दो पॉइंट के बीच की, यानी 2 सालों के दो पॉइंट है, यानी मान लो 2000, हम मान लेते हैं कितना 21, तो 2024 तक की मान लो, तो ये 3 साल हो गए। तो 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24, तो ये 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बीच की ड्यूरेशन हो गई। ठीक, तो ये ड्यूरेशन हो गई, बीच का गैप है ना, दो पॉइंट के बीच का गैप, तो ये ड्यूरेशन हो गई। अब ऐसे भी अंदाजा लगा लो कि हाउ लॉन्ग का रिप्लाई, यानी कितने समय तक, कितने देर तक, कितने दिनों तक। तो ये 3 सालों तक हमारे साथ रहे या हम इनके साथ रहे, या इनको यहां पर 3 साल हो गए। तो जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखना होता है तो उनके लिए हम उनसे पहले फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और ये रहा हमारा सवाल का आंसर कि यहां सिंस नहीं फॉर आएगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं देखो ही हैज बिन माई इट हैज बिन माई फेवरेट डिश चाइल्डहुड। अब जो ये चाइल्डहुड है ये क्या है, ये ड्यूरेशन है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है? तो अगर हम देखें तो जो चाइल्डहुड है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जब हम पॉइंट को लिखते हैं व्हेन का रिप्लाई, तो जो पॉइंट होते हैं उनके लिए हमें जो प्रीपोजिशन आती है वो लिखनी है। अब पॉइंट के लिए कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो पॉइंट के लिए प्रीपोजिशन कौन सी यूज करते हैं बेटा, सिंस। तो यहां पर हम यूज क्या करेंगे, सिंस। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग, सिंस हाउ लॉन्ग। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, तो हमने यहाँ सिंस फॉर प्रीपोजिशन लिख दी है, और उस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा है 3 years को। यहाँ हमने सिंस प्रीपोजिशन लिखी है और उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हमने लिखा है चाइल्डहुड नाउन को। और ये चाइल्डहुड नाउन टाइम एक्सप्रेशन है, और ये कौन से टाइम को रेफर कर रहा है, पॉइंट टाइम को रेफर कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है। देखिए चीजें कंफ्यूजिंग लगे तो क्लास को एक बार रिपीटेड मोड में देख लेना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीजें आपको धीरे धीरे समझ आ रही होंगी। देखिए बिना इनको देखिए मैं आपके लिए ये जरूरी है, वैसे तो ये प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है, वैसे तो ये प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है, लेकिन हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने के लिए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस पढ़ने के लिए सिंस और फॉर का यूसेज आना जरूरी है। अब सारे नहीं, सिर्फ इतना हमें पता होना चाहिए, और भी इनके यूसेज है, लेकिन वो यूसेज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन में। अभी फिलहाल में टेंस में सिर्फ इतना समझना है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है। अगर हम देखें जो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, तो वो होते हैं ड्यूरेशन। तो अब हमने यहाँ ड्यूरेशन के लिए लिखना है, तो ड्यूरेशन किस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, फॉर प्रीपोजिशन का। तो ले फॉर प्रीपोजिशन लिख दी और ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। अब अगर हम देखें तो लास्ट ईयर, और मान लो यहां लिखा होता लास्ट ईयर, और लास्ट यहां ईयर लिखा होता,
बेटा यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए सभी में। अब ये नहीं पता ये कैसे लग गया, ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, ये तो ठीक है, यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। फुल स्टॉप आ गया इस लास्ट वाले में क्वेश्चन मार्क की जगह। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ बात करें करण हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट लास्ट ईयर और लास्ट ईयर। अब हम ये कैसे, देखिए अब हमें ये लग रहा है कि हैं तो दोनों एक ही, तो लेकिन लास्ट ईयर ड्यूरेशन क्यों है और लास्ट ईयर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम क्यों है, कि लास्ट ईयर ड्यूरेशन क्यों है सर, और लास्ट ईयर क्या, लास्ट ईयर पॉइंट ऑफ टाइम क्यों है, ये समझाऊं मैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर लास्ट ईयर का मीनिंग हमें पता चल जाए, लास्ट ईयर का सॉरी और लास्ट ईयर का, तो हम दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे। अभी हमें सेम लग रहे हैं, लेकिन अभी तुरंत इसके अगली बात जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। अब अगर आप ये बताओ कि अगर हम किसी चीज को काउंट करें, मान लीजिए अगर हमने जब ये लिख दिया लास्ट डे, अब हमें पता है जो ये AN होते हैं ये 1 की वीकर फॉर्म होते हैं, यानी हमें जब 1 लिखना ना हो, उनकी वीकर फॉर्म लिखनी हो, तो हम AN आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यह है कि अ डे का मतलब होता है 1 डे, एक दिन पूरा। लेकिन जब हम एक लिख सकते हैं तो इसका मतलब हम 2 डे भी लिख सकते हैं। तो हम यहां क्या 2 डेज नहीं लिख सकते, 3 डेज नहीं लिख सकते। अब अगर हम यहां देखें तो क्या, अब ये बात बताओ, जैसे मान लो यहां लास्ट 15 डेज नहीं लिख सकते। अब अगर गौर से देखें तो क्या ये टाइम एक्सप्रेशन जब 15 डे लिख सकते हैं, 3 डेज लिख सकते हैं और 2 डेज लिख सकते हैं, तो क्या हम लास्ट डेज नहीं लिख सकते? अब मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बताया था कि एवरीथिंग इज अ सिचुएशन। तो अगर हमें पूरे एक दिन की सिचुएशन को रेफर करना हो, यानी पूरा एक दिन, उस पूरी 24 घंटे की ड्यूरेशन को रेफर करना हो पूरे दिन की, यानी आज का पूरा दिन या कभी कभी जब हमें पूरे दिन की ड्यूरेशन की बात करनी होती है, तो हम लिखते हैं लास्ट डे, यानी डे से पहले जरूर लिख देते हैं। लेकिन जब हमें पूरी ड्यूरेशन की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ उस लास्ट डे को पॉइंट मानना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे अगर आप देखो तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये चाइल्डहुड है बेटा, ये चाइल्डहुड आप कहोगे कि सर आपने इसको पॉइंट माना है, लेकिन चाइल्डहुड बचपन जो होता है हमारा, जो बचपना होता है, ये तो ड्यूरेशन है। मान लो कोई बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक या 9 साल तक बच्चा है, तो ये तो ड्यूरेशन हो गई। तो चाइल्डहुड तो ड्यूरेशन है। कहो, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था, अब नहीं आया है तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन नहीं बेटा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कंसीडर कैसे कर रहे हो उसको, एज अ पॉइंट कंसीडर कर रहे हो या एज अ ड्यूरेशन कंसीडर कर रहे हो। तो जब हम बात करते हैं लास्ट डे की, तो वहां पर हम 24 घंटे की बात नहीं कर रहे होते हैं, वहां पर हम बात कर रहे होते हैं लास्ट डे को पॉइंट मानकर, चाइल्डहुड को पॉइंट मानकर। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कब से स्कूल जाना शुरू किया आपने, तो कहना मैं बचपन से स्कूल जाता हूं। या मान लीजिए आपको चॉकलेट कब से पसंद है, तो मुझे बचपन से पसंद है। तो इसका मतलब यह है कि आप बचपन को एक पॉइंट मान रहे हो और आप ये बता रहे हो कि जो मुझे पसंद है वो बचपन का एक पॉइंट है और उससे लेकर अब तक कोई चीज पसंद है। लेकिन हम बचपन में की बात करेंगे तो तब वो ड्यूरेशन बन जाएगा। अभी चीजें समझ नहीं आएंगी। देखिए अब मैं इसे समझाता हूं। इट हैज बिन रेनिंग लास्ट अ डे, इट हैज बिन रेनिंग लास्ट, सॉरी यहां लास्ट डे है, लास्ट अ डे है। अब अगर हम देखें तो जो लास्ट डे होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करता है, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन लिखेंगे सिंस। और जो लास्ट अ डे होता है ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, और इसके लिए हम लिखेंगे प्रीपोजिशन फॉर। अब सर यही तो हमें समझना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस से हमारा मतलब है
कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि लास्ट डे को हमने एक पॉइंट माना है, कि पिछले दिन को हमने एक पॉइंट माना है, और जब से लेकर बारिश हो रही है, यानी यहां पर हमने ये मेंशन कर दिया है कि ये एक पॉइंट है। यहां पर हम कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे, हम ये नहीं बता रहे कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यहां पर कुछ कंक्लूड नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हमने लिखा इट हैज बीन रेनिंग फॉर लास्ट अ डे, तो लास्ट अ डे मतलब पूरे डे की ड्यूरेशन, और यहां पे हम कंसीडर करेंगे 24 आवर्स। अब ये आप कहोगे सर ये कैसी बात है। अब मान लो यहां लिखा हुआ था लास्ट 2 डेज, तो अब यहां लास्ट 2 डेज को आप क्या मानते, क्या लास्ट 2 डेज पॉइंट हो सकते हैं? नहीं। अब आप इसको ये मानते ना कि ये 48 घंटे हो गए, यानी 48 घंटे से बारिश हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट डे होता है यानी एन आर्टिकल नहीं लिखा होता, तब ये टाइम एक्सप्रेशन बनता है क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके साथ प्रीपोजिशन लिखी जाती है सिंस। और जब लास्ट के और डे के बीच में आ लिखा होता है, लास्ट अ डे, तो ये बन जाता है ड्यूरेशन ऑफ द डे, यानी 24 आवर्स। अब अगर ये ड्यूरेशन बन गई पूरे दिन की, 24 घंटे बन गए, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ड्यूरेशन के लिए प्रीपोजिशन लिखते हैं फॉर। अभी भी समझ नहीं आया होगा, अब समझ आएगा अच्छे से, क्योंकि लास्ट डे का कहीं ना कहीं मतलब हम बात कर रहे थे कि पिछले डे की, द प्रीवियस डे। हम ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे, हम पूरे दिन की ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे, हम पूरे डे के एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। और लास्ट अ डे का मतलब होता है लास्ट 1 डे, यानी पूरा एक दिन। अब ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आज, जैसे मान लीजिए ये है आज, आज आप यहां प्रेजेंट में खड़े हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये लास्ट अ डे है, और ये ड्यूरेशन है आपकी 24 घंटे की, ये एक ड्यूरेशन है 24 घंटे की, ये एक ड्यूरेशन है 24 घंटे की। सॉरी, 2 घंटे लिख दिए मैंने, माई मिस्टेक, थोड़ा गलती से लिख दिया मैंने, मैं सही कर देता हूं इसको। अब अगर हम देखें तो ये भी 24 आवर्स हैं, और ये भी 24 आवर्स हैं, और ऐसे ही पूरे दिन 24 आवर्स के, ये बीच का गैप हो गया या नहीं हो गया। अगर हम प्रेजेंट पॉइंट से लास्ट डे लिखें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी इस पूरे डे में कोई एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने लास्ट अ डे लिख दिया, तो लास्ट अ डे लिखने पर ये पूरी ड्यूरेशन की बात हो गई। अभी भी समझ नहीं आया होगा। अब अगर मान लो मैं कहूं, जैसे मान लीजिए ठीक, अब मैं यहां से बात करूंगा, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, ठीक, अब मैं यहां खड़ा हूं, और मान लीजिए मैं कुछ दिनों बाद यहां पहुंच जाइए जैसे, तो जब मैं यहां से खड़े होके इस टाइम पॉइंट को रेफर करूंगा, यानी यहां से मुझे ये रेफर करना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं लास्ट डे इसे बोलूंगा या इसे बोलूंगा, तो आप कहोगे लास्ट डे यहां आएगा। तो जो लास्ट डे आया है बेटा, वो यहां आया है। अब मान लो मैं कूदकर यहां पहुंच गया, तो मैं यहां से लास्ट डे बोलूंगा, तो ये यहां लास्ट डे अब ये बन गया। लेकिन अब ये गैप जो है 24 घंटे से 48 घंटे का बन गया है नहीं, तो अब हमें इसे बोलना पड़ेगा लास्ट 2 डेज, यानी पॉइंट शिफ्ट हो जाते हैं, ड्यूरेशन बढ़ती चली जाती है। पॉइंट शिफ्ट होते हैं, ड्यूरेशन बढ़ती है, पॉइंट शिफ्ट होते हैं, ड्यूरेशन बढ़ती है, पॉइंट शिफ्ट होते हैं, ड्यूरेशन बढ़ती है। जैसे यस्टरडे, आज के लिए पिछला दिन यस्टरडे था, आने वाले कल के लिए आज यस्टरडे होगा, उससे आने वाले कल के लिए जो आने वाला कल है वो यस्टरडे होगा। यानी इसके लिए ये लास्ट डे, इसके लिए ये पीछे वाला लास्ट डे, इसके लिए ये पीछे वाला लास्ट डे, और इसके लिए ये पीछे वाला लास्ट डे। यानी पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, जहां से हम बात कर रहे हैं वहां से पीछे का कोई एक पॉइंट लास्ट डे बन गया। लेकिन अगर हम यहां से इस पॉइंट की बात करें तो ये लास्ट अ डे कहलाएगा पूरी ड्यूरेशन। लेकिन हम यहां जब बोलेंगे तो ये हो जाएगा लास्ट 2 डेज, और यहां से बात करेंगे तो ये हो जाएगा लास्ट 3 डेज। यानी ड्यूरेशन बढ़ती है, पॉइंट शिफ्ट होते हैं।
अभी समझ नहीं आया होगा, मुझे डेफिनेटली पता है आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। बस आपको सिंपली इतना समझना है। बाकी देखिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बढ़िया से इसका अच्छे से सब कुछ क्लेरिफाई कर दूंगा। आज जो मेरा मतलब था, जो मकसद था ना मेरा, वो सिंपली ये था कि मैं आपको समझा पाऊं कि एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लिखते कब हैं, या आप जर्नल भाषा में ये समझ लीजिए कि हम कंटीन्यूअस टेंस कब लिखते हैं। सिर्फ इतना समझाने के लिए ही मैंने आज की क्लास को रखा था। तो मैंने ये बताया कि कुछ टाइम एक्सप्रेशन हमें सेंटेंस में ऐसे जरूर लिखने पड़ेंगे जो ये एम्फेसाइज करें, जो ये बताएं कि ये टाइम एक्सप्रेशन इतने समय से होता आ रहा है या इतनी ड्यूरेशन तक ये कंप्लीट है। अब ये टाइम एक्सप्रेशन हमें बता देंगे कि ये एक्शन कंप्लीट है, और हमें ये कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा लग गया कि ये लिखा गया टेंस कंप्लीट तो है ही है, लेकिन आगे भी अभी कंटिन्यू करेगा, अभी बंद नहीं हुआ। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों दिखाने हैं अब, और जहां कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हो जाएं वहीं हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या सिंपली परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब वो टाइम एक्सप्रेशन होते कौन कौन से हैं? तो वो टाइम एक्सप्रेशन होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वो होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम जो होते हैं वो सिंस प्रीपोजिशन के साथ लिखे हुए होंगे, और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होते हैं वो फॉर प्रीपोजिशन के साथ लिखे होंगे। अब ध्यान रखना, ये एरर भी आ जाती है एग्जाम में कि ये उल्टा कर देता है। क्या उल्टा? उल्टी उल्टा सुना होगा ना, तो क्या उल्टा कर देता है कि हाँ ड्यूरेशन के साथ उसने क्या लिख दिया बेटा, यहां ड्यूरेशन के साथ उसने क्या लिख दिया, सिंस प्रीपोजिशन। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सिंस के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन की बात नहीं चलिए, सिंस के बाद जो भी उसका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेगा, वो नाउन जो टाइम एक्सप्रेशन होगा वो हमारा एक पॉइंट होना चाहिए। और फॉर प्रीपोजिशन जो होगी हमारी, उस फॉर प्रीपोजिशन के बाद जो टाइम एक्सप्रेशन लिखा होगा वो ड्यूरेशन ही होगी। यानी ड्यूरेशन हमें लिखना है फॉर के बाद, पॉइंट लिखना है हमें किसके बाद, सिंस के बाद। अगर फॉर से के बाद अगर मान लो कोई पॉइंट लिखा है तो इसका मतलब हमें फॉर गलत लिख दिया, हमने वहां पर सिंस लिखना है। तो फॉर और सिंस के बेस्ड पर ये एरर आ जाती है टेंस में भी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद मैंने ये बताया कि असल में टाइम एक्सप्रेशन जो पॉइंट होते हैं और जो ड्यूरेशन होते हैं वो कैसे पहचाने जाते हैं। पहली पहचान ये है कि वो उसके व्हेन के रिप्लाई होती है, कोई एक्शन कब हुआ। दूसरा, वो एक पर्टिकुलर टाइम को पॉइंट को रेफर करते हैं कि 15 अगस्त या जनवरी एक पर्टिकुलर मंथ, फरवरी एक पर्टिकुलर मंथ, लास्ट डे एक पर्टिकुलर डे, लास्ट मॉर्निंग एक पर्टिकुलर मॉर्निंग, यानी डेफिनेट पॉइंट को बताएंगे। ठीक, जो ड्यूरेशन होती है ये इंडेफिनिट होती है, जर्नल होती है, इनसे हमें पर्टिकुलर नहीं पता चलता आज के या कहीं भी कैसे भी। दूसरी पहचान है ड्यूरेशन की, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होती है, कितना, कि कोई एक्शन कितना हुआ है, कितनी देर तक हुआ है, कितने टाइम तक हुआ है, तो वो सारे कहलाते हैं ड्यूरेशन। तो मेरा आज का सिर्फ मकसद ये था कि आपको टाइम एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस कराना। ये क्लास थी ही इसलिए क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन को लेकर के ना आपको कंफ्यूजन रहता, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता, बस चीजों को रट लिया कि टाइम एक्सप्रेशन लिखते क्यों है। तो टाइम एक्सप्रेशन हम असल में इसलिए लिखते हैं कि हमें दिखाना होता है कि ये एक्शन इतनी देर कंप्लीट हो चुका है और आगे भी कंटिन्यू है। तो आगे क्या होगा टेंस में, कैसे हम इसके यूसेज को पढ़ेंगे, कैसे वह सारी चीजों को पढ़ेंगे, वो बातें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का जो मेरा पर्पस था वो सारा यही था, आपको जो मेन पॉइंट मैंने सिखाने थे वो सिखा दिए। बाकी क्लास के नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। कोई डाउट हो क्लास में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सीखते रहे चीजों को। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए याद रखना दुआओं में। बाय बाय, टेक केयर।